नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। 60th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। आशा करते हैं कि इस टेस्ट सीरीज से काफ़ी आपको लाभ मिलेगी, क्योंकि जो भी इसमें प्रश्नों का संग्रह है वो बीपीएससी को ध्यान में रख के ही किया जा रहा है, जो कि अक्सर बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंटिन्यू रूप से मेरे साथ बने रहिए। हाल ही में ऐतिहासिक चौरा चौरी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह घटना कब घटित हुई थी? बहुत फेमस घटना है चौरा चौरी के। 100 साल पूरे हो गए हैं, चूँकि 1922 में घटना हुई थी और 2022 में देखिए इसके कंप्लीट 100 साल पूरे हो चुके हैं। अब जब भी इस तरह के ऐतिहासिक घटनाएं, जो कि इतिहास में एक बहुत बड़े परिवर्तन को इंडिकेट करती है या फिर बहुत बड़े इवेंट के रूप में जिसे जाना जाता है, 25 साल, 50 साल, 75 या 100 साल पूरे होते हैं, तो कोई भी घटना हो आप उसको विशेष तौर पे देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के द्वारा वैसे घटनाक्रम को पूछा ही जाता है। एक घटनाक्रम हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी, जो कि गोरखपुर में एक जगह है, वहीं पे एक पुलिस चौकी पे आग लगा दी गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। हिंसक गतिविधियां हो चुकी थी, इसीलिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस भी लेना पड़ा था। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण निम्न में से कहाँ किया गया है? अब ध्यान रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी में यहाँ पे अंतर है, क्योंकि यहाँ जो पूछ रहा है हमें, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ देख पा रहे हैं यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पूछ रहा है। तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। तो इसमें मूर्ति किसकी है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मूर्ति जो है यहाँ पे देखिए 11वीं शताब्दी के बहुत ही फेमस संत कह सकते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में रामानुजाचार्य का ये मूर्ति है। वैष्णव पंथ से इनका संबंध रखते थे, ठीक है, वैष्णव पंथ से। अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ बन रही है, साइंस के लिहाजे से प्रश्न बन सकता है कि आखिर इतनी इतनी जब बड़ी मूर्तियाँ बन रही है तो उसमें कौन कौन से जो तत्वों का यहाँ पे, ठीक है, मिलावट होता है, या फिर कौन कौन तत्वों का मिश्रण होता है। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो बनाया गया है, इसमें जो भी तत्व हैं, जैसे कि इसमें सोना है, सोना के साथ चांदी, तांबा, ठीक है, कांस्य, कांस्य का भी अच्छा खासा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जिंक, ठीक है, ऐसे 5 जो तत्व है, ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में यहाँ पे लगाई गई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साइंस के लिहाज के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही में चर्चा रहा काकोइजना रिजर्व फॉरेस्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा, थोड़ा इसे आप समझ लिए। देखिए काकोइजना जो रिजर्व जो फॉरेस्ट है, वहीं पे ध्यान रखिएगा गोल्डन लगूर आवास बनाने की बात की जा रही थी, जिसके वजह से वहाँ के जो लोग हैं, खासकर असम के जो ग्रामीण लोग थे, वे इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि हो सकता था कि उनकी भूमि को या फिर उनके क्षेत्रों को फिर से अधिग्रहण किया जाए। तो इसीलिए चर्चा में था गोल्डन लंगूर आवास को लेके। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में किसे चुना गया है? ध्यान रखिएगा, आयोजन स्थल के रूप में किसे चुना गया है। अब जितना शहर है यहाँ पे, टोक्यो है, बीजिंग है, लंदन है, लॉस एंजल्स है, ठीक है, इसमें चुना गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। तो वैसा आपको एक ही ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा, लॉस एंजल्स, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिल्कुल आपको पश्चिमी भाग में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पे डेथ वैली वगैरह काफ़ी फेमस है। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यहाँ पे ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में 3 खेलों को इसमें बाकायदा अनुमति दे दी गई है। जैसे कि पहला तो यहाँ पे हो जाएगा सर्फिंग, ठीक है, उसके अलावा है यहाँ पे स्काइटरिंग, सर्फिंग हो जाएगा, स्केटरिंग हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट क्लाइंबिंग बोला जाता है, क्लाइंबिंग, ठीक है। ऐसे 3 खेलों को उस पर अनुमति दी गई है कि यहाँ पे होगा ही होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिफ्ट का आविष्कार किया गया था? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिफ्ट का आविष्कार किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए डे टू डे लाइफ से जो भी संबंधित जो गतिविधियाँ होती है, हम उसे देखते तो हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और एग्जाम ऐसे ही जगहों पे देखिए अटैक करता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एलिसा ग्रेव ओटिस। एलिसा ग्रेव ओटिस के द्वारा लिफ्ट का आविष्कार किया गया था। वही हम लोग बात करें यहाँ पे लेविस वाटरमैन के द्वारा, देखिए फाउंटेन पेन का। इसके अलावा ग्राहम बेल जनरली सबको पता होगा, टेलीफोन का,
और डब्ल्यू सी रोन्टज एक्सरे किरणों का इनके द्वारा खोज की गई थी। बाकी चारों नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ये किरणें उष्मीय विकिरण है, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। देखिए मैंने बोला भी डे टू डे लाइफ से संबंधित है। रिमोट कंट्रोल एक, ठीक है, क्लिक किए नहीं कि भाई टीवी का चैनल वहाँ पे चेंज हो गया। तो किसके वजह से होता है, क्या ऐसी गतिविधियाँ होती है? देखिए ये होता है इंफ्रारेड की वजह से, औरक्त विकिरण की वजह से ये घटनाएं घटित होती है, जिसमें ठीक है जिस वस्तु पे पड़ेगा वहाँ का टेम्परेचर में ठीक है थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा। अब इसका जो प्रयोग है कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि सैन्य, ठीक है, अनुप्रयोगों के लिए हो जाएगा, त्वचा में रक्त प्रवाह को बदलने के लिए, विद्युत उपकरणों में ओवरहीटिंग वगैरह में लगाया जाता है, अलार्म सिस्टम, ठीक है, लगा दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंफ्रारेड विकिरण। श्रव्य तरंगे कहलाती है जिनकी आवृत्ति होती है कितने से कितने, ठीक है, जो श्रव्य तरंगे होती है, ठीक है, मैंने उसका रेंज कितना होता है कि आप उसको सुन सकते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य जो भी होगा। इससे कम होगा तो भी नहीं सुन पाएंगे, इससे अधिक होगा तो भी नहीं सुन पाएंगे। तो ये रेंज बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं चमगादड़ की जो श्रव्यता, जो शक्ति होती है, सुनने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, 1,00,000 हर्ट्ज से अधिक हो, ठीक है, जो भी यहाँ पे ध्वनि वेव होता है उसको सुन सकती है। इसीलिए दूर से ही उसको पता लग जाता है। देखिए रात में, ठीक है, इसी ध्वनि के माध्यम से ही जब रिफ्लेक्शन हो के आता है किसी वस्तु से टकरा के, तो चमगादड़ को समझ में आ जाता है कि आगे कुछ है। अगर टकरा के नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उड़ते चली जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी की गति को मापा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी की गति को मापा जाता है। रोड वगैरह में जाते होंगे, खासकर हाईवे वगैरह में, तो देखते होंगे लिमिट लगा दिया जाता है कि भाई 40 किलोमीटर, ठीक है, प्रति आवर ही आपको चलाना है, 60 किलोमीटर प्रति आवर ही चलाना है। तो आखिर कैसे नापा जाता है किसी की गाड़ी को, ठीक है? तो देखिए स्पीड को नापने के लिए डॉपलर इफेक्ट का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होगा, तो देखिए जितनी तेज गति से, ठीक है, आपकी गाड़ी चलेगी, ठीक है, तो उसमें जो भी यहाँ पे ध्वनि, ध्यान रखिएगा, जो भी इसमें ध्वनि इसमें जनरेट होती है उसको डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से उस ध्वनि को, ठीक है, स्पीड के रूप में यहाँ पे चेंज कर लिया जाता है, व्यक्त कर लिया जाता है आसानी से उसके, ठीक है, यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा। मकड़ियों में संबंधित जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ पे क्या कहलाता है? मकड़ियों से, ठीक है, संबंधित जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है एर्किनोलॉजी। ध्यान रखिएगा, एर्किनोलॉजी में मकड़ियों में संबंधित जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एनाटॉमी, सब बायोलॉजिकल टर्म है। इसमें शरीर एवं विभिन्न अंगों को, ठीक है, शरीर एवं विभिन्न अंगों को, ठीक है, जो भी यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन हो गया। एंथ्रोपोलॉजी, ध्यान रखिएगा, मानव जाति के सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटी पे अध्ययन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एजियोलॉजी, परिसंचरण तंत्र, ठीक है, परिसंचरण तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक यहाँ पे कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक यहाँ पे कौन है? नाम है इनका जीजे मंडल, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया हुआ था। धीरे धीरे, ठीक है, आगे बहुत सारी चीज़ों पे होने लगा। तो देखिए जो पहली बार करता है नाम उसी का आता है, इसीलिए यहाँ पे जीजे मंडल का नाम इम्पोर्टेंट है। और अस्तु की बात करें हम लोग तो इसका संबंध जंतु विज्ञान से। एच.जे. मूलर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे विकिरण अनुवंशिकी से, और बेटसन यहाँ पे हो जाएगा अनुवंशिकी। ध्यान रखिएगा, अनुवंशिकी मतलब मॉडर्न, ठीक है, अनुवंशिकी से, ठीक है। क्लोरोफिल पाया जाता है, किसमें क्लोरोफिल यहाँ पे पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नील हरित शैवाल जिसे बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, नील हरित शैवाल भी बोला जाता है, आप लोग समझ गए होंगे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया में। ध्यान रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है, पाया जाता है। नींबू का कैंकर रोग होता है, नींबू में होता है, देखते होंगे आप लोग, ठीक है। कैंकर रोग किसके वजह से होता है, इसका आपको करेक्ट उत्तर बताना है। तो देखिए नींबू में जो कैंकर रोग का होने का कारण है जेंथोमोनास सिट्री। ध्यान रखिएगा, जेंथोमोनास सिट्री की वजह से नींबू में कैंकर रोग होता है। इसके अलावा जिंथोमोनास फिजियोलॉजी,
बीन ब्लाइट भी बोला जाता है इसको, बीन ब्लाइट। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज, ये पोटैटो स्क्रैब है, पोटैटो में होता है, पोटैटो स्क्रैब में। जेंथोमोनस माल्वेसीरम, ध्यान रखिएगा कपास में, ठीक है, कपास में। शुष्क जलवायु के लिए अनुकूलित पौधे क्या कहलाते हैं? शुष्क जलवायु, तो शुष्क का मतलब देखिए होता क्या, मैं बार बार आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे टेम्परेचर सबसे अधिक हो। लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ टेम्परेचर अधिक होती है, जियोलॉजिकल टर्म में मैंने जियोग्राफी के टर्म में आसपास माना जाता है कि भाई वहाँ पे वर्षा अधिक होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, टेम्परेचर अधिक होगी लेकिन यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा में क्या आएगी, ध्यान रखिएगा कमी आएगी, वर्षा यहाँ पे बहुत अधिक कम होगी। तो वैसे ही जगहों को, ठीक है, शुष्क जलवायु के रूप में इंडिकेट किया जाता है, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया भारत का, ठीक है, थार मरुस्थल हो गया। तो आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे मरुद्भिद, ध्यान रखिएगा मरुद्भिद, ठीक है, वे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जल की मात्रा में देख रहे हैं वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, तो जल यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा। तो वैसे पौधों में देखेंगे तो पत्तियाँ अगर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, पत्तियों की जगह कांटे यहाँ उस पौधे में आपको अधिक होगा, जैसे कि नागफनी का पौधा। बेराइल किस धातु का अयस्क है? ये तो साफ साफ चीटिंग है, देखिए बेराइल, ध्यान रखिएगा बेराइल का संबंध किससे हो जाएगा, बेरिलियम से हो जाएगा। संसार का अधिकांश कोयला किस किस्म का होता है? संसार का अधिकांशतः कोयला, देखिए कोयले की जो 4 कैटेगरी पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे पीट कोयला हो जाता है, पीट के साथ साथ आप लोग ध्यान से देखते चलिए, पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद हो जाएगा बिटुमिनस, उसके बाद हो जाएगा सबसे लो क्वालिटी का एंथ्रासाइट, ध्यान रखिएगा एंथ्रासाइट। अब प्रश्न पूछ रहा है कि संसार का अधिकांश कोयला किस किस्म का है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ध्यान रखिएगा बिटुमिनस, ध्यान रखिएगा बिटुमिनस, ठीक है। हाई क्वालिटी की बात करें तो पिट कोयला होता है, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, पिट के बाद हो जाएगा यहाँ पे लिग्नाइट, ध्यान रखिएगा लिग्नाइट। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे लास्ट स्टेज है, इसके बाद कोयले की गुणवत्ता, ठीक है, पूरी तरीके से मिला जुला के इसमें गिर जाती है। भारत में यही एंथ्रासाइट कोयला बड़ी मात्रा में पाई जाती है। यह ठोस बुझे हुए चीनी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है, ध्यान से देखते चलिए, जिससे क्लोरीन जैसी गंध निकलती रहती है। यह एक अत्यंत ही अस्थायी यौगिक है। अब यह कौन सा ऐसा यौगिक है, नाम बताना है। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए बुझे हुए चूना का जो प्रयोग है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के रूप में किया जाता है। साथ में ब्लीचिंग पाउडर का बहुत सारा उपयोग है, जैसे अशुद्धियों को दूर करने के लिए, चीनी वगैरह में, ठीक है, जो भी अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करने के लिए, कपड़ों के रंग उड़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चीनी को सफ़ेद करने में भी किया जाता है, जीवाणुनाशक, ठीक है, के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को शुद्ध बनाने के लिए भी किया जाता है। थोड़ा सा गैस देखते हैं ना, गंध आती है, तो वही है क्लोरीन गैस, ध्यान रखिएगा क्लोरीन गैस। निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? देखिए, ठीक है, रोल्ड गोल्ड जिसे आमतौर पे नाम से जाना जाता है, बिल्कुल मतलब लगेगा कि दूर से देखिएगा तो लगेगा गोल्ड है, शादी विवाहों में खूब इसका प्रचलन होता है। इसका टेक्निकल नाम पूछ लिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका नाम है आयरन सल्फाइड, ध्यान रखिएगा आयरन सल्फाइड। इसी को झूठा सोना या बूझा सोना इसे बोला जाता है। तो इसमें सोना का कृत्रिम रूप है, जिसमें अधिकतर मात्रा में देखेंगे तो कॉपर और एल्युमिनियम का पूरा ये मिक्सचर होता है, ठीक है, मतलब एक लेप लगा दिया जाता है बिल्कुल गोल्डन कलर का, तो बिल्कुल गोल्ड ही दिखता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा निकेल धातु का अयस्क है? निकेल धातु का अयस्क है, ठीक है। तो इसमें निकेल धातु का अयस्क हो जाएगा अस्टेमटाइट, ध्यान रखिएगा, सॉरी अस्मेल्टाटाइट निकेल धातु का अयस्क है। अब आइए हिस्ट्री के पोर्शन में। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया, उसके अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? तो याद करिए 1896 का दौर, जब कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था।
कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और उन्होंने ही वंदे मातरम को पहली बार गाया, और इसके साथ साथ धन का जो बहिर्गमन सिद्धांत था दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो दिया जा रहा था, उसको इसमें स्वीकार किया गया कि सही में अंग्रेजों के द्वारा धन का भारत से बहिर्गमन किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे कि भाई तुम लोग तो भाई बिल्कुल ही अंग्रेजों से प्रार्थना कर रहे हो, याचना कर रहे हो। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। अर्थात गर्म दल वालों ने नरम दल वालों पे यहाँ पे, ठीक है, आरोप लगाया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। ये लाल बाल पाल बड़ा फेमस है गर्म दल, ठीक है, उग्र विचारधारा के लोग। बिपिन चंद्र पाल, देख पा रहे हैं, पाल, लाला राजपत लाल, उसके बाद बाल, लाल बाल पाल, ध्यान रखिएगा। बिहार का नाम निम्नलिखित में से किस धर्म से प्रभावित है? किस धर्म से प्रभावित है? ये तो बहुत फेमस है, कुछ भी नहीं आया तो बिहार आ जाए तो बौद्ध धर्म लगा लेंगे तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म से, ठीक है, ये बिहार नाम यहाँ पे प्रेरित है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो भिक्षुक का स्थान का नाम था विहार था। ध्यान रखिएगा, विहार था जो पहाड़ों को काट काट के बनाया जाता था, तो यहीं से नाम पड़ गया बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्खनन में प्राप्त हड्डी के उपकरण के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है? अब यहाँ पे देखिए बहुत ही माइक्रो लेवल का प्रश्न है। मेरे ख्याल से पाषाणकालीन स्थल है, बिहार के स्थलों को यहाँ पे इंडिकेट करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इसमें करेक्ट नाम हो जाएगा यहाँ पे चिरांद। ध्यान रखिएगा, चिरांद, ठीक है, सारण जिला में स्थित है, जहाँ से बहुत अधिक मात्रा में हड्डियों के प्राप्त जो भी उपकरण प्राप्त किए गए हैं, सारण जिला में, बिहार के सारण जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणीन कालीन स्थल सुमेलित नहीं है? सोनपुर गया बिल्कुल सही है, मनेर पटना बिल्कुल सही है, राजगीर नालंदा बिल्कुल सही है, ओरियम दिए है रोहतास में, जबकि ये गलत हो जाएगा। ओरियम हो जाएगा यहाँ पे भागलपुर। ध्यान रखिएगा, भागलपुर। सबका सब ये ताम्रपाषाणीन कालीन स्थल है। बिहार के लिए व्रात्य शब्द का उल्लेख है, इसमें किसमें है व्रात्य शब्द का उल्लेख? ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए बिहार के लिए व्रात्य शब्द का जो उल्लेख है, पंचविश ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा, पंचविश ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो सकती है कि देखिए लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब अथर्ववेद जो लिखा गया है, ठीक है, तो अथर्ववेद में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर इस तरह का होगा तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक बार इसे आप क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अथर्ववेद भी इसमें आना चाहिए। बिहार में उपनिषद काल में ज्ञान का महान केंद्र कहाँ था? बिहार में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उपनिषदीय काल में ज्ञान का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा था, ठीक है। देखते चलिए आप लोग, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विदेह में। ध्यान रखिएगा, बिहार, ठीक है, विदेह सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे उस समय देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा था। तो विदेह वगैरह वही है, उपनिषद वगैरह देखिए उसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की ही, थोड़ा सा पहले जाएंगे, ठीक है, तो ये सारी गतिविधियाँ हो रही होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखते चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? कह रहा है बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना जिले में गंगा नदी सबसे नदी है, पूरे मतलब देखते हैं ना गोल गोल घूम के, तो बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी होगा। सहरसा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सहरसा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कटिहार। कटिहार, ध्यान रखेगा, ठीक है। भागलपुर बिहार का सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। भागलपुर बिहार का सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। अब भागलपुर तो नहीं होगा ना, कैमूर का जो है, ठीक है, कैमूर वाला जो भाग है इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा सबसे अधिक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कैमूर बिहार के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है। कटिहार में अपेक्षाकृत सबसे पुराने चट्टान पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा खड़गपुर की पहाड़ी है यहाँ पे, कटिहार में नहीं है, यहाँ पे खड़गपुर की पहाड़ियों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी सबसे पुराने चट्टान, तो कटिहार नहीं होगा। कुल मिला के एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है यहाँ पे ए। नॉर्वेस्टर किसे कहा जाता है? नॉर्वेस्टर, तो इतना तो आपको पता लग ही होगा, एक हवा का नाम है जो बिहार में, खासकर भारत और बांग्लादेश में इसका नाम नॉर्वेस्टर ही कहा जाता है। तो जस्ट वर्षा ऋतु को पहले आप देखेंगे ना, वर्षा ऋतु के पहले ये आपको नॉर्वेस्टर
जो पवने हैं आपको, ठीक है, चलते हुए बिहार के क्षेत्रों में दिख जाएगी। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है, इस वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बिल्कुल यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है, ठीक है। आम वगैरह पकने का भी एक तरीके से सूचक माना जाता है, जैसे कि यही सब वर्षा को, ठीक है, केरला वगैरह में दक्षिण भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आम्र वर्षा भी एक। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सबसे अधिक, जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो ठीक है, जो वर्षा यहाँ पे होती है, ठीक है, किशनगंज के क्षेत्रों के तरफ। ध्यान रखिएगा, किशनगंज के यहाँ पे क्षेत्रों के तरफ सबसे अधिक मात्रा में यहाँ वर्षा होती है, ठीक है। वैसे देखेंगे सबसे सर्वाधिक वर्षा अगर देखा जाए तो बिहार का जो सबसे पूरब वाला भाग है कटिहार में, कटिहार में जो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कटिहार तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। गया है, नवादा है, किशनगंज है, भागलपुर, यहाँ से आपको एक करेक्ट उत्तर चुनना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग हम लोगों ने 30 के आसपास प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छे से देखने का प्रयास किया। तो कल मिलते हैं हम लोग इसी समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।